हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे डी बाई डी एक्स है वहां पे कैपिटल डी पुट करेंगे, क्योंकि कैपिटल डी यानी डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, देखो कैपिटल डी बाई डी एक्स होता है, तो पहले इसको कैपिटल डी के फॉर्म में सेट करो। तो यहां पे हम सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया है और यहां जैसा हमने कहा कि सबसे पहले हमें डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी पुट करना है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी ऑफ वाई प्लस 4 ऑफ वाई। और राइट हैंड साइड में हम थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, साइन ऑफ, यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला यूज किए, तो इसके लिए आपको ये पता होगा कि लॉग ऑफ ए टू द पावर बी हमेशा बी लॉग ऑफ ए होता है। ठीक है ना, ये जो बी है ये बाहर निकालना होता है, तो बी लॉग ए, तो ये देखिए लॉग ऑफ ए टू द पावर बी के फॉर्म में है, इसलिए बी लॉग ए के फॉर्म में हमने उसको लिख लिए। ओके, और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो, y यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 4 ऑफ y, ये देखिए इक्वल टू ये दैट इज साइन ऑफ 2 ऑफ लॉग एक्स। तो फाइनली हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए रूल क्या है वो समझ लो। सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कहा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर है, डी के आगे एक्स है, इसका मतलब ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, जबकि हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ये जो है, ये देखो ये ऑलरेडी x के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे वो x के फॉर्म में नहीं, कोई और वेरिएबल के फॉर्म में ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल q ऑफ z। ठीक है, हम ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या लिखना है, पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो समझ लो। आपको पुट करना है जहां जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है वहां पे पुट करो d1 माइनस 1, ये पुट करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह। जहां कहीं पे भी एक्स डी है वहां पे d1 पुट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जहां कहीं पे भी x है वहां e टू द पावर z पुट करना पड़ेगा। और अगर आप ये एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा log x, तो जहां पे भी log x होगा वहां पे z पुट करना पड़ेगा। देखो इस तरह से आपको इतना सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर लेंगे तो आप आसानी से फिर इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। और सॉल्यूशन में आपको दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना है, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना पड़ता है, उससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है, तब जाके प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। देखो इस तरह की वैल्यू जो है हमें ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह ये पुट करना है। क्या लिखा है, दैट इज d1 इंटू d1 माइनस 1 ये। उसके बाद एक्स डी है, एक्स डी की जगह d1 रखो और 4 एज इट इज रहेगा ऑफ y, ये भी एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट करो। और ये इक्वल टू साइन ऑफ यहाँ पे 2 और ये log x है, तो log x के जगह आपको z पुट करना है, तो 2z ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो, ये इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे d1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। d1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस ऑफ d1 प्लस ऑफ d1 प्लस ऑफ 4 ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ 2z, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये d1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। देखो ये d1 कट गया, d1 स्क्वायर प्लस 4 बच गया, तो हम ये इधर सॉल्व करेंगे। अब तो क्या क्या बचा, दैट इज d1 स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ 2z, ऐसा बचा है, ठीक है। तो ये फाइनली हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। हमने कहा था ना कि आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो ये देखिए ये दोनों फॉर्म मैच कर रहे हैं, तो ये हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में ला लिए हैं। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां से दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। तो चलो यहां हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो हम यहां फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेकिन आपको एग्जाम में जो है पूरा स्पेलिंग में लिखना है। अभी फिलहाल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है मतलब ये जो f ऑफ d है, इसको 0 के साथ इक्वेट करना होता है। अगर आप ये f ऑफ d को 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ब्रैकेट यानी f ऑफ d है, तो इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, d1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बन गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स निकालना है तो देखो d1 स्क्वायर है, यहाँ पे जो पावर है 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। ये 4 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि d1 स्क्वायर इक्वल टू देखो -4 है, माइनस यानी क्या होता है, i स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, i स्क्वायर 4 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि i स्क्वायर इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर हमेशा -1 होता है, i स्क्वायर यानी -1 होता है, ठीक है। और अब इसका अंडर रूट करो तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा d1 इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे i2। देखो इस तरह से ये हमने रूट्स निकाल लिए। और ये किस टाइप के रूट है, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। हमने कहा था 2 रूट्स निकालना है, तो 2 रूट्स आ गए। पहला रूट है 2i और दूसरा रूट है -2i, ठीक है। i2 बोलो या 2i बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फाइनली हमने इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स निकाल लिए। और अब इसका यूज करके CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन तैयार करो। तो CF का इक्वेशन यहां पे ऐसा हो जाएगा, दैट इज C1 cos ऑफ 2z प्लस C2 sin ऑफ 2z। ये देखो, ये हमने यहां पे इन द फॉर्म ऑफ z CF का इक्वेशन लिख लिए हैं। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको CF की जानकारी होना चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। और उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो एक स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा जो हमने हायर ऑर्डर में स्टार्टिंग में अपलोड किए थे। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम रूल्स आपको यहाँ पे यूज करना होता है। तो आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले स्टडी करना पड़ेगा। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं, कैसे कैसे उसमें डिफरेंट जो केसेस है वो कैसे यूज करना होता है, कैसे उसके रूल्स अप्लाई होते हैं। हायर ऑर्डर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको कॉचीज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आपका हायर ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको कॉचीज में दिक्कत जाएंगी, ठीक है। तो आपको हायर ऑर्डर की प्रैक्टिस पहले करना चाहिए। तो ये CF के लिए आपको देखो, आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, e टू द पावर अल्फा x देन C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 sin ऑफ बीटा x। ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए CF का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है तो इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ x है। अभी हम फिलहाल इन द फॉर्म ऑफ z लिख रहे हैं, तो ये x को हटा देते हैं, यहाँ पे z लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये z के फॉर्म में है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमने पुट करना है। अल्फा पुट करना होता है और बीटा पुट करना होता है। रूट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा। देखो ऐसा ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो ये देखिए, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो ये इसके साथ कंपेयर करो, तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस i2 है, यानी
प्लस माइनस i2, अल्फा का टर्म यहां पे है क्या? देखो प्लस माइनस के पहले अल्फा का टर्म होता है, वो यहां पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा है 0 प्लस माइनस i2, इसका मतलब ये ऐसा हो गया। ये देखो ये फॉर्म को हमने ऐसा लिख लिए, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें? अल्फा की वैल्यू 0 और जो बीटा की वैल्यू है वो हो गई 2, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है इसमें अल्फा की जगह 0 रखो, मतलब ये जो अल्फा है ना यहाँ पे आ गया 0, देखो यहाँ पे लिख लिए 0, और ये जो बीटा है यहाँ पे 2 लिखो, ये देखो यहाँ पे आ गया 2, और ये बीटा है यहाँ पे भी 2 लिखो, ये देखो यहाँ पे भी आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर 0 यानी क्या होता है? 1, ठीक है। तो e टू द पावर 0 यानी 1, मतलब ये टर्म को यहाँ से हटा दो, क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये हमने हटा दिए, तो क्या बचा? c1 cos ऑफ 2z प्लस c2 साइन ऑफ 2z, वही तो हमने यहाँ लिखे, देखो c1 cos ऑफ 2z प्लस c2 साइन ऑफ 2z। समझ में आया? ओके, इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने यूज किए और CF का इक्वेशन बना लिए। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ z है। आगे चल के हम एट द लास्ट जब जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे ना, तब वो इन द फॉर्म ऑफ x हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो जो गिवन प्रॉब्लम था, वो गिवन प्रॉब्लम में वेरिएबल x है, ठीक है। तो हमें इसको x के फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम एट द लास्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ जनरल सॉल्यूशन। अभी फिलहाल ये CF हो गया तैयार, और अब चलो सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड सॉल्यूशन का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI, और PI फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ऐसा होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ z। देखो ये है इन द फॉर्म ऑफ z बता रहे आपको, ठीक है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ z। अब यहाँ पे f ऑफ d, ये देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें का जो f ऑफ d है वो आपको यहाँ रखना है, और जो q ऑफ z है वो आपको यहाँ रखना है। मतलब f ऑफ d मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये जो ब्रैकेट है d² प्लस 4, ये d² प्लस 4 यहाँ आएगा f ऑफ d की जगह, और ये साइन ऑफ 2z यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। सो 1/d² प्लस d1² प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 2z। ये देखो ये हमने लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करो, और यहाँ पे इसका जो भी PI आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो फाइंड आउट करो। तो चलो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे साइन ऑफ 2z लिखा है। अब ये साइन 2z कौन से केस में आता है वो पता होना चाहिए। अब ये केसेस जो है, देखो PI फाइंड आउट कर रहे हैं, तो PI में टोटल 6 केसेस होती है, 6 केसेस की स्टडी होना चाहिए, और ये सब आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलता है। इसलिए हमने आपको कहा था कि पहले हायर ऑर्डर की स्टडी करो। तो हायर ऑर्डर में साइन 2z जो है वो केस 2 में आता है, साइन 2z केस 2 में आता है, और केस 2 का रूल ऐसा है कि अगर यहाँ पे साइन ए, जैसे देखो आपको बता देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो देखो रूल ऐसा है, PI फाइंड आउट करते समय जैसे 1/f ऑफ d1 होता है, और यहाँ पे साइन AZ है, ठीक है, साइन AZ के z के फॉर्म में बता रहे, केस 2 का रूल z के फॉर्म में। तो साइन AZ या कॉस AZ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी हो साइन या कॉस के फॉर्म में है, तो वो केस 2 में आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो f ऑफ d1 है, उसमें जहां जहां पे d1² है वहां पे -a² पुट करना है। d1² की जगह -a² पुट करना है, लेकिन पुट करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर पुट करते समय डिनोमिनेटर 0 होता है तो फिर आपको न्यूमरेटर में लिखना है z, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये रूल अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो ये साइन AZ है, यहाँ पे साइन 2z है, मतलब a की वैल्यू यहाँ 2 है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, d1² की जगह -a² पुट करना है। देखो माइनस अलग है, a² अलग है, माइनस का स्क्वायर नहीं करना है, माइनस अलग रखना है। तो यहाँ पे -a², तो d1² की जगह यहाँ -2² पुट करो, -2² यानी -4, मतलब d1² की जगह यहाँ -4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे -4 आता है तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। हमने कहा था कि पुट करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम पुट करने को जाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें यहाँ न्यूमरेटर में लिखना है z, न्यूमरेटर में लिखेंगे z, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू d1। तो d1² का हो जाएगा 2d1, 4 का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जो साइन 2z है वो एज इट इज रखो, साइन ऑफ 2z। हमने क्या किए, केस 2 का रूल अप्लाई करते समय डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इसीलिए न्यूमरेटर में z लिखे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए, और अब हमें आगे सॉल्व करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे z न्यूमरेटर में z है, डिनोमिनेटर में 2d1 है, तो ये d1 यानी क्या होता है? तो d1 यानी हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, आई थिंक अगर नहीं बताए होगे तो चलो अभी हम बता देते हैं, आई थिंक छूट गया होगा स्टार्टिंग में बताना। सो d1 यानी होता है d बाई डी जेड, d1 यानी d बाई डी जेड होता है। जैसे स्टार्टिंग में कहा था d यानी d बाई डी एक्स होता है, कैपिटल D। ये देखो यहाँ पे d लिखा है, d यानी d बाई डी एक्स, तो d1 यानी d बाई डी जेड ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको अब ऐसा लिखते हैं, ये देखो z बाई टू एज इट इज रखो, ये z और ये 2 एज इट इज रखो, और ये जो d1 है इसको साइड में निकालो, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 बाई d1, और फिर ये साइन ऑफ 2z एज इट इज। ठीक है, अब यहां देखो क्या दिख रहा है, 1 बाई d1 यानी d1 यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। क्या लिखा है? d1 यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो 1 बाई d1 यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब यह है कि ये ऐसा होगा z बाई टू 1 बाई d1 यानी ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2z विथ रिस्पेक्ट टू z। ये देखो समझ में आया? ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना। d1 यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो 1 बाई d1 यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो हमने 1 बाई d1 के जगह यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू z। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है, तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2z। ये पहले का z भी हमें यहां लिख लेना है, तो जस्ट अ मिनट, ये हम यहां माइनस, ये पहले का z लगा देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2z, और डिनोमिनेटर में ये पहले का 2 और ये जो 2z है इसको डिफरेंशिएट करके उसका जो 2 आएगा वो यहां लिखते हैं। ये देखिए, तो फाइनली हमें यहां पे pi मिल रहा है, तो ये pi का अब ये देखो आखिरी स्टेप हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ z cos 2z डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने pi फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इस तरह से। तो हमने कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है, CF और pi, तो हमने दोनों सॉल्यूशंस यहां फाइंड आउट कर लिए। ये है CF, देखो ये CF है और ये है pi, और अब आपको क्या करना है, दोनों जो इन द फॉर्म ऑफ z है, CF भी इन द फॉर्म ऑफ z है, pi भी इन द फॉर्म ऑफ z है, अब आपको इसका यूज करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, और फिर जनरल सॉल्यूशन में जो z का ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें पुट करना पड़ेगा। देखो z का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, यहाँ पे हमने लिख लिए थे, देखो जहां पे भी z होगा वहां पे आपको log x ऐसा पुट करना है, ठीक है, या फिर जहां कहीं पे भी e टू द पावर z होगा वहां पे x पुट करना है। तो चलो हम यहाँ पे अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये CF और pi आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, देखो जनरल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको CF और pi को ऐड करना है, सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे y इक्वल टू CF प्लस pi। ठीक है, तो चलो CF और pi ऐड करते हैं, तो y इक्वल टू CF क्या था अपना, ये देखो ये CF का इक्वेशन, ये हम यहां लिख लेंगे C1 cos ऑफ 2z प्लस C2 साइन ऑफ 2z, ये हो गया CF, और pi का इक्वेशन वो है माइनस z बाई 4 हम अलग लिखते हैं, इंटू कॉस ऑफ 2z अलग लिखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे z बाई 4 और cos 2z इस तरह से। तो ये हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ z है, जबकि हमें इन द फॉर्म ऑफ x यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हमें पुट करना है, क्या क्या पुट करना था हमने आपको बता दिए। देखो ये हमने पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंस में चाहे तो क्या पुट करना है, जहाँ पे भी z है वहां पे log x पुट करना है। ठीक है, और जहां पे भी e टू द पावर z है वहां पे आपको x पुट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का तो टर्म नहीं है, e टू द पावर z तो यहाँ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं है, हर जगह z है, तो जहां जहां पे z है वहां पे log x ऐसा बस पुट कर लो। तो देखो ये ऐसा होगा y इक्वल टू, सो दैट इज y इक्वल टू, ये काफी बड़ा हो सकता है, तो ये हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू C1 cos ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स। तो यहां पे एक काम करेंगे, 2 log x जो है वो हम ब्रैकेट में दे देंगे, 2 इंटू लॉग एक्स, ये पहला टर्म, प्लस C2 साइन ऑफ अगेन 2 इंटू लॉग एक्स, ये सेकंड टर्म। ठीक है, देखो z के जगह यहां पे log आ रहा है, माइनस ये z बाय 4 है तो ये हो जाएगा log x बाय 4 ऐसा, और
फिर cos ऑफ 2z है तो cos ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स। तो ये देखिए यहां पे हमने रिप्लेसमेंट कर लिया है और फाइनली हमें ये सॉल्यूशन मिला है। लेकिन आप चाहे तो इसको एक स्टेप एक्सटेंड करो, एक स्टेप एक्सटेंड हो सकता है। देखो ऐसा y इक्वल टू C1 cos ऑफ यहां पे log ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी इसी टाइप से दिया था हमने। देखो 2 को बाहर निकाले थे हमने आपको, है ना। तो ये हम वही करेंगे, यहां पे ये जो 2 है वो x के पावर में ले लेंगे, यहां पे भी 2x के पावर में जाएगा और यहां पे भी 2x के पावर में जाएगा। तो ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म लिख लेंगे प्लस C2 साइन ऑफ log x का स्क्वायर और ये माइनस log x बाय 4 और यहां पे cos ऑफ यहां पे log x का ये भी स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें जनरल सॉल्यूशन यहां पे मिल गया है। स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।